प्रिय साथियों, मैं इस बात को मानता हूं कि अभी हम देश बने ही नहीं हैं। अभी हम एक देश बनने की प्रक्रिया में हैं। ये बात अंबेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में कहा था कि भारत एक नेशन स्टेट तो अभी बन रहा है, लेकिन एक देश बनने की प्रक्रिया में है। और बहुत दिनों तक हमने देखा है कि अभी हम देश नहीं है। कई बार ऐसा लगता है जैसे आधा गांव एक उपन्यास है राही मासूम रजा का, और वो गाजीपुर एक जो जिला है हमारे जिले बलिया से सटा हुआ, वहां एक गंगौली गांव है, वहां की कहानी है बंटवारे को लेकर। उसमें गांव के जो हिंदू लोग हैं वो वहां के मुसलमानों से कह रहे हैं कि जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं वहां आपको चले जाना चाहिए, और वो उनको समझा रहे हैं कि आप जहां सुरक्षित हो, यानी पाकिस्तान में सुरक्षित हो तो आप पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान बलिया के तरफ बढ़ते पे पड़ेगा या आजमगढ़ की तरफ, बीच में गाजीपुर है। उनको मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है। लेकिन लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, इनको सलामत रहना चाहिए। एक उपन्यास है रेणु का मैला आंचल, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसमें एक कैरेक्टर है जो गांधी जी की पार्टी का सदस्य है, उनका नाम है बावन दास। बावन दास दिल्ली आते हैं रैली में, स्वराज वाला जो रैली हुआ है, सुराज कहा जाता है देशी भाषा में। और जब वो अपने गांव गए हैं तो उनको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है कि आप हमको सुराज दिखाइए, आप सुराज लाने गए थे, सुराज कैसा आप दिखा नहीं रहे। उनको लग रहा था कि सुराज को ये सामान है जो मिल गया है। बहुत पहले की बात नहीं है, 10-15 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में हमारे साथी राजीव भाई, हम लोग जब साथ इलाहाबाद में रहते थे लखनऊ में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर हमने पढ़ी कि छत्तीसगढ़ की खबर थी। एक महिला को मालूम नहीं था कि अब इंदिरा गांधी जिंदा नहीं है। हमारे एक साथी हैं अनिल यादव, कांग्रेस पार्टी, वो बता रहे थे कि चुनाव प्रचार में गांव में गए और लोगों को बताया कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं। तो उस महिला ने पूछा, इंदिरा गांधी ठीक बाड़ी, मतलब ठीक है? तो इन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी तो मर गई हैं। तो वो महिला रोने लगी, बता रहे थे भाई। हम लोग जहां हैं वहां से थोड़ा पीछे जाके देखें तो क्या देश है, क्या प्रदेश है, बहुत जानकारी लोगों को नहीं है। क्योंकि हम एक देश बनने की प्रक्रिया में, हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रिहाई मंच नाम से, जो आतंकवाद के नाम पे फंसाए गए लोगों को छुड़ाने का काम करता था। कश्मीर के एक आदमी को फंसाया गया था, उनके चाचा या पिताजी आए लखनऊ, उनको लगता, वो बार बार यही कह रहे थे कि तो पंजाब है। तो देश अभी बनने की प्रक्रिया में है। कभी उसकी गति बहुत अच्छी हो जाती है तो हमको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, फिर कुछ लोग बीच में आते हैं, उस पूरे चक्र के पहिए को पीछे लेके चले जाते हैं, तो लगता है कि हम लोग पीछे चले गए। तो मैं तो कभी भी इस बात को नहीं मानता हूं कि हम देश हैं। हम एक देश बनने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, अभी ये निरंतर चलेगा। अच्छा, जरूरी क्या है कि हम देश ही बने? देश एक कंस्ट्रक्शन ही तो है, कंस्ट्रक्ट ही तो है, जो अभी सर कह रहे थे। बेनेडिक्ट एंडरसन क्या कहता है, क्या अगर हमने ये तसव्वुर कर लिया कि हम इस भूभाग का हिस्सा नहीं है तो हम कैसे भारतीय होंगे? एक कल्पना ही तो है, लेकिन एक बहुत मजबूत कल्पना है जिसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत तरीके से भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते। हमको आपको कोई देश नहीं जोड़ता, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग जहां पर भी दमन होता है उसके साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमारा क्या रिश्ता है उनसे? ठीक इसके उल्टा भी है।
जो यहां पे मुसलमानों के खिलाफ है, उनका एक आदमी बीएस मुंजे उनका समर्थक था जो यहूदियों का विरोधी था। और वही यहूदियों के पीड़ित लोग जब इजराइल में जाकर के बसे, तो जो हिटलर के समर्थक थे अब वो यहूदियों के समर्थक हो गए हैं, क्योंकि वहां मुसलमानों को पीट रहे हैं। वो उनके साथ खड़े हैं जो दमन कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर ये हिंदुत्व की बात होती, हिंदू की बात होती, तो जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के यहाँ जो लोग हैं, ये कमला हैरिस का समर्थन करते ना। वो जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प, उसके साथ कैसे खड़े हो जाते। तो हमको आपको जो जोड़ रहा है वो नजरिया जोड़ रहा है कि आप पीड़ित के साथ हैं या उत्पीड़न करने वालों के साथ है। इसमें देश बहुत बड़ी सीमा नहीं है। और इसीलिए गांधी से जब पूछा गया कि भारत आजाद करके क्या करेगा, तो उन्होंने कहा भारत आजाद होने के बाद दूसरों की आजादी की लड़ाई लड़ेगा। अगर सिर्फ हमारा आजाद होना ही काम होता तब तो काम हो गया था ना। तो हम लोगों को थोड़ा फिर से रिविजिट करना है अपने लोगों को, नई भाषा गढ़नी है, नया नैरेटिव गढ़ना है। अभी हमारी जो भाषा है बहुत पुरानी भाषा है। मैं बिहार में जहां मैं काम करता हूं, मैंने वो कौन सा एक सेना इन लोगों का, करनी सेना के लड़कों से कहा कि आप मेरी मुलाकात करवाइए। करनी सेना के 20-25 लड़के आए, मधेपुरा की बात है। उनसे आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं किया। हमारे आपके बीच का कोई जाता ही नहीं है वहां, उनसे कोई बात नहीं कर। छोटे छोटे लड़के हैं 20-25 साल के, वो बेचारे, उनको बता दिया गया है जो इतिहास वो मान रहे हैं। सहरसा में एक जगह मैंने ब्राह्मण लोगों का सम्मेलन किया, कह रहा कोई आता ही नहीं है। मान लिया गया है कि हम लोग बीजेपी वाले हैं। और यही बीजेपी को फायदा हो जाता है जब मान लेते हैं कि तो बीजेपी वाला है, इसके हाथ तो कोई जाएगा ही नहीं। हमारे एक मित्र हैं, एक दिन बहुत एक अच्छी बात बोले, केपी सिंह जी पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, लोगों को अंधभक्त कह के इतना उनको अपमानित कर दिया कि जो बेचारे लौटना चाहते लौट भी नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि वो एक आदमी अपने गांव में, इलाके में इतना उसकी ब्रांडिंग हो गई है। उन्होंने कहा अंधभक्त मत कहिए, उनसे कहिए कि इन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, जिस तरह हम में से बहुत सारे लोग कहीं वोट चले जाते। जब ये भाषा हम बोलेंगे तब मुझे लगता है कि लोग आएंगे। हम लोग बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई चोर का गिरोह हो, डाकू का, वो चाहता है कि जो नया चोर लड़का आया है ट्रेनिंग करने, प्रशिक्षु चोर जो है, जब तक इसके ऊपर मुकदमा नहीं हो जाएगा कभी भी भाग सकता है। चाहता है इसके ऊपर मुकदमा हो जाए, ठप्पा लग जाए, उसके बाद कहां जाए, गिरोह में तो रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, भक्त भक्त अंधभक्त जो बोल बोल के हम लोगों ने उनके ताकत को मजबूत किया। वो आ ही नहीं पा रहा। तो थोड़ा नई भाषा, नए तरह का अप्रोच के साथ सोचना जरूरी है। और जब भी मैं राष्ट्रवाद पे बात करता हूं, गंगा जमनी तहजीब ये सब जो सुनाई देता है, तो मुझे थोड़ा अजीब तरह का लगता है। हम पूरा राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो सिर्फ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तक ही सीमित रखते हैं अपने। क्या अंग्रेज जब यहाँ आए और उनके खिलाफ जब संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद से ही हम भारतीय हैं? हमारा इतना जोर उस पर क्यों है? और ये आज का जोर नहीं है, बहुत पहले से भी था। हेडगेवार के सामने ये सवाल आया तो उसने बहुत चालाकी से एक जवाब दिया कि जो लोग अंग्रेजों से लड़के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो निगेटिव राष्ट्रवादी लोग हैं। और ये एक बहुत ताकतवर विचार है। मान लीजिए कोई अंग्रेजों से नहीं लड़ा, उसके घर के लोग अंग्रेजों से नहीं लड़े, बहुत लोग तो जन्मे नहीं करते थे कि कौन क्या है। जब ये तक नहीं पता था कि पाकिस्तान का है, तो अंग्रेज तो कोई आ जाता था, लोग जाते थे देखने। हमारे गांव में दादा परदादा लोग बताते थे कि कभी कभी अंग्रेज आ जाते थे, लोग जाते थे देखने के लिए कि उसका स्किन कैसा है, कलर कैसा है। ये सच्चाई, हमारे पूर्वांचल की बात है ये। हर जगह राजा महाराजा दमन करने थोड़े जाता था। हम लोग जो बहुत ज्यादा एक कॉलोनियल उस पे बात करते हैं ना, हमें लगता है कि क्या हम सच में वहीं से पैदा हुए, वही मतलब जब से अंग्रेजों से लड़ना शुरू किए तभी से भारत बनना शुरू हुआ, ऐसा है क्या?
मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए। भारत एक बहुत पुरानी संस्कृति है और हर चीज को दूसरों पे ब्लेम करना, अभी कोई बोल रहा था बांटो और राज करो, ये सब क्या होता है यार? वो आकर के हमसे सीखे होंगे कि बांटना और राज कैसे किया जाता है। हम पहले से बटे हुए नहीं थे, ये कोई नया चीज अंग्रेज करके गए। 1931 में 34 में कानपुर में दंगा हुआ, जिसपे गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी जांच करने के लिए, जिसको एनबीटी ने छापा है। उसमें उन्होंने लिखा 30 के दशक में ही बंटवारा हो गया था कानपुर के अंदर कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये हिंदुओं का मोहल्ला, कोई कहीं आता जाता नहीं था। वो तो अंग्रेज नहीं ना किए। तो क्या होता है कि हम बहुत सारे कठिन सवालों से बचने के लिए हम किसी न किसी के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ने लगते हैं। जैसे हमने मान लिया कि अंग्रेज ही हमको बांट के गए, हम तो बहुत साधु महात्मा संत लोग थे। अच्छा, अंग्रेज चले गए तब काहे लड़े भाई? इस सवाल पे तो आप बात ज्यादा नहीं होती है। तो हम लोग को भी अपने अंदर जो चालाकी, जो श्रूडनेस है, इसको थोड़ा किनारे रख के हम लोगों को फिर से बात करना पड़ेगा। गांधी पे एक किताब में पढ़ रहा था, हमारे एक मित्र हैं पुष्य मित्र जी, गांधी का 47 को पढ़ना चाहिए। पिछली बार भी एक जगह में शायद इस पे बातचीत हम लोग किए थे। वो कह रहे हैं कि 47 के घोषणा के बाद गांधी का अंतिम जो 6 महीना था, उसमें उनको समझ में आ गया था कि ये तो बहुत हिंसक लोग हैं। ये हमारे साथ तभी तक थे जब तक इनको लगा कि अंग्रेज चले जाएंगे, हमको सत्ता मिल जाएगी। उसके बाद जो गांधी की लड़ाई थी, चाहे वो नोआखली की हो, पटना की हो, कलकत्ता की हो और फिर दिल्ली की हो, इस लड़ाई में वो अकेले थे। उनके साथ न उनकी पार्टी खड़ी थी, न संगठन खड़ा था, न नेता खड़े थे, न जो लोग उनको महात्मा बोलते थे वो खड़े थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि गांधी को सिर्फ 47 तक ही माना कि हाँ 47 में गांधी, भारत आजाद हो गया, अब गांधी का रोल खत्म हो गया, इतने पे हम लोगों ने चीजों को वहां रोक। तो देश किसी कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा बना ले चलेगा तब जब आपकी इच्छा अच्छी होगी, और वो इच्छाएं, वो सद्भावनाएं किसी लिखा पढ़ी से नहीं आती। एक दूसरे के साथ खड़ा होना, और सर ने बहुत अच्छी बात की। हम बहुत सेक्टेरियन होकर के सेकुलर लोगों की बात करें, उनके पास लिमिटेड शब्द है। लेफ्ट के पास बात करें, उनके पास एक लिमिटेड शब्दावली है। फासिज्म फासिज्म, हिटलर से तुलना। भाई हिटलर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी तबाह हो गया तब हिटलर ना आया, आर्थिक वजह थी। मनमोहन सिंह तो बहुत अच्छा इकोनॉमी छोड़ के गए, तब ये कैसे आ गए? अब ये भैया हिटलर वाली थ्योरी तो यहां नहीं चल पाएगी। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा नए तरीके से सोचना शुरू करें, और बीजेपी नया नया सोच रही है। अभी आप अर्बन नक्सल पे थे, तब तक नया शब्द ला दिया ना। हर हफ्ते शब्द बदल दे रहा है, और हमारे पास कितनी पुरानी आदिम भाषा है हमारे पास। हम सोच रहे हैं कि हम जो है उनके इन इजाद को हम पुरानी भाषा से लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। देश समन्वय से ही बनता है, एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए। एक अंत में एक, मैं सिर्फ जानकारी के लिए भी मैं जगह जगह उसको चाहता हूं कि बात करें लोग। गांधी की जो 7 शर्तें थी, गांधी जब यहाँ अनशन पे बैठे थे दिल्ली में 13 से 18 के बीच, जनवरी जो उनका आखिरी अनशन था, उसकी 7 शर्तें मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस पर सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी मौजूदा भारत है उस अनशन का ही प्रोडक्ट है। और बहुत उसको अभी मैं बताऊंगा। मेरा मानना है कि हम लोगों ने हिंदू धर्म को सही से एड्रेस नहीं किया, या उनके मिथकों को, इसका भी फायदा बीजेपी को हुआ। जैसे मेरा मानना है, अभी मैं गांधी की उनकी साथ जो रहती थी, उनकी जो पोती थी मनुबेन गांधी, उनकी डायरी पढ़ रहा था। गांधी ने हत्या से 2 दिन पहले एक बात कही कि अगर मेरी हत्या हो जाए, मुझे गोली लग जाए, और अगर मैं राम का बिना नाम लिए मर जाऊं, तो तुम बताना कि ये आदमी सही नहीं था, झूठ बोलता था, ढोंगी था। लेकिन अगर मैं मरने से पहले राम का नाम लूं, तो तुम बताना देश को, और ये देश को बहुत काम आएगा, ये उन्होंने कहा। गांधी जी की अगर हत्या हुई और उन्होंने हे राम बोला,
तो समझ लीजिए कि सिर्फ इस वजह से 50 साल तक बीजेपी इस मुल्क में सत्ता में नहीं आई थी, है ना। हम लोगों ने जब ये उभार शुरू हुआ था आरएसएस का, तब हम लोगों ने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया इस चीज को कि हर जगह जो सेकुलर नेता होता था, चाहे वो कांग्रेसी हो, लेफ्ट का हो, कोई भी हो, ये बोलता था कि राम के तो ये मतलब गलत लोग हैं, असली राम भक्त तो गांधी जी थे। यही तो बोला जाता था। इसी नैरेटिव पे बीजेपी 50 साल तक सत्ता से बाहर रही, क्योंकि ये इसने रोक दिया इस देश को। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के टायरनी से राम ने बचाया था अगले 50 साल के लिए। नहीं तो ये विचार तो उस समय भी था। गांधी जी हत्या के, फांसी के खिलाफ थे। गांधी जी के बेटे ने नाथूराम गोडसे के फांसी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया। चिट्ठियां उसने तमाम जगह उन्होंने लिखी, सरदार पटेल को, नेहरू को, सबको, और बार बार ये कह रहे थे कि फांसी देने से ये विचार नहीं खत्म होगा, ये बहुत अंदर तक है। तो ये लड़ाई कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। हम लोग को थोड़ा नई भाषा, नए तरीके से सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। और अंत में मैं जरूर कहूंगा कि जो 7 शर्तें हैं उसको पढ़नी चाहिए। गांधी जी जब अनशन पे बैठे तो उनकी जो पहली शर्त थी तोड़ने की, वो ये थी कि जो महरौली में एक बख्तियार काकी का जो मजार है, वहां जो आने वाले दिनों में उर्स होना है वो सही से हो, हिंसा ना हो, और इसकी गारंटी वहां के सिख और हिंदू समाज के लोग लें। ये पहली उनकी शर्त थी। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जो मुस्लिम इलाके हैं, दूसरी शर्त ये थी कि दिल्ली की जो 117 मस्जिदें हैं जिनको जबरदस्ती मंदिर बना लिया गया या गुरुद्वारा बना लिया गया, जिसपे कब्जा किया गया, इनको वापस लौटाने की जिम्मेदारी यहाँ के हिंदू और सिख लें। तीसरा था कि जो करोल बाग, सब्जी मंडी और पहाड़गंज है, वहां मुसलमान आसानी से, आजादी से आ जा सके, कोई जान का खतरा न हो। ठीक है, आज बहुत सारे लोग आते हैं। कल ही कुछ मुसलमान लोग हमसे मिले थे, मैंने पूछा कहाँ रुके, बताओ वहीं रुके। मैंने बताया कि याद रखना गांधी की वजह से रुके हो वहां। ठीक है, दिल्ली में रेलों में मुसलमानों का के साथ हिंसा ना हो, ये तो आज भी हो रहा है। मुस्लिम व्यवसायियों का, दुकानदारों का बहिष्कार न किया जाए। गांधी इस मुद्दे को लेकर अनशन पे बैठे हैं कब? 48 में। और घटनाएं हम रोज अखबार में आज पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आइडिया ऑफ इंडिया आज ही खतरे में था। ये आइडिया ऑफ इंडिया 47, 48 लगातार खतरे में था। ये लगातार एक संघर्ष है जो चलता रहा है, और कोई नई लड़ाई नहीं है। लड़ाई बहुत सारे हम लोगों से पहले भी लोगों ने लड़ा है, कुछ उनसे सीखना है, कुछ जो नई पीढ़ी आ रही है, कॉकरोच लोग, जेनजी लोग, उनसे सीखना, और निश्चित तौर पे ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद।